Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 25th of March 2019. तो 25 मार्च 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. Before we start, these are the questions for you today. द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्यूज टू राइड कैंपेन. कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था, रिफ्यूज टू राइड कैंपेन, जो कि ये बताता है कि हमको एलिफेंट्स के यूज़ नहीं करना चाहिए फॉर जॉय राइड्स एंड ऑल. ये इनमें से किसने स्टार्ट किया? ऑप्शंस आर WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, सेकंड इज WSOS, थर्ड इज ट्रैफिक या DIUCN. तो आपको बताना है कि रिफ्यूज टू राइड कैंपेन इनमें से किसका है, किसने स्टार्ट किया है. दिस इज रिगार्डिंग नॉट हैविंग जॉय राइड्स इन द एलिफेंट्स एंड ऑल. ओके, दूसरा क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विल टच द बॉर्डर्स ऑफ रॉकी प्लेट्यू गोलन हाइट्स विच इज सीन इन न्यूज रिसेंटली. तो गोलन हाइट्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है रिसेंटली. तो दिस कैन बी अ प्रोबेबल प्रीलिम्स क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन. यूपीएससी में पूछ सकता है ऐसे कि इनमें से कौन सी कंट्रीज टच करती हैं बॉर्डर को गोलन हाइट्स के साथ. ऑप्शंस आर 1 इजराइल, सेकंड लेबनान, थर्ड जॉर्डन, फोर्थ इराक. तो आपको सेलेक्ट करना है कौन कौन करता है. 1 and 2, 2, 3 and 4, 1, 2 and 4, 1, 2 and 3. These are the options for you. क्वेश्चन नंबर 3 इज इंडेलिबल इंक इज मेड फ्रॉम. इंडेलिबल इंक इनमें से किससे बनती है? ये मैसूर पेंट्स एंड वार्निश कंपनी जो स्टार्ट की थी कृष्ण राजा वडियार 4 ने, वो बनाती है यहाँ पे. और इंडिया में केवल एकमात्र ऐसी ये जगह है जो यहाँ के लिए तो बनाती ही है मैसूर पेंट्स एंड वार्निशेस, इसके साथ साथ 25 और कंट्रीज के लिए बनाती है इंडेलिबल इंक. तो आपको बताना है इंडेलिबल इंक किससे बनता है. ऑप्शंस आर सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या नन ऑफ द अबव. सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन below. And friends, please keep sharing, keep loving and keep liking the videos if you like the videos. Okay, so do all these things from your side. Now let's start with the news analysis part, friends. The first news is that Pulwama, India to seek US virtual SIM details. अब यूएस की वर्चुअल सिम डिटेल टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे. तो एक वर्चुअल सिम टेक्नोलॉजी है बेसिकली, उसके बारे में आपको बता देता हूँ. वर्चुअल सिम टेक्नोलॉजी इज फ्रॉम यूएसए ने इसको स्टार्ट किया, ईजाद किया है. अंडर दिस मेथड व्हाट हैपेंस इज दैट कंप्यूटर जनरेट्स अ टेलीफोन नंबर. क्या होता है वर्चुअल सिम टेक्नोलॉजी में? कंप्यूटर जनरेट करता है एक सिम नंबर जनरेट करता है, ओके, टेलीफोन नंबर जनरेट करता है. एंड द यूज़र डाउनलोड्स एन एप्लीकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर ऑन हिज स्मार्टफोन. ओके, तो यूज़र जो है उस सर्विस प्रोवाइडर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेगा और कंप्यूटर जनरेट करेगा एक टेलीफोन नंबर. एंड दिस नंबर इज लिंक्ड टू सोशल नेटवर्किंग साइट्स. इस नंबर को लिंक भी कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट से. एंड द वेरिफिकेशन कोड जनरेटेड बाय दीज नेटवर्क साइट्स इज रिसीव्ड ऑन द स्मार्टफोन. आप मतलब इस वर्चुअल नंबर के यूज से OTP भी ले सकते हैं, उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ओपन भी कर सकते हैं. और ये नंबर जो रहेगा ये एक्चुअल में सिम कार्ड आपके पास नहीं रहेगी, केवल एक वर्चुअली आप इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इस नंबर को लेंगे. सो दिस इज द यूएस टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं वर्चुअल सिम टेक्नोलॉजी. याद रखिएगा, वर्चुअल सिम टेक्नोलॉजी, दिस इज फ्रॉम द USA, है ना. तो ये याद रखिएगा. ना यहाँ पे एक कैंपेन का नाम है STFU इंडिया मीडिया, मतलब कि शट द फेक अप. ओके, शट द फेक अप, बेसिकली ये रिलेटेड है फेक न्यूज़ से, उसको ख़त्म करने के लिए ये हैशटैग चल रहा है. तो अगर आपसे कोई पूछे शट द फेक अप इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये फेक न्यूज़ से रिलेटेड है. याद रखिएगा, फेक न्यूज़ से, शट द फेक अप. स्कूटर्स बाइक्स यूज्ड एज अर्थ एक्सकेवेटर्स इन मिजोरम. दिस इज व्हाट कैग रिपोर्ट है सेड. कैग ने भी एक रिपोर्ट निकाली जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि मिजोरम में 2 व्हीलर्स का यूज़ किया जाता है, स्कूटर्स का, इन सब का यूज़ किया जाता है फॉर माइनिंग पर्पज एंड ऑल. ओके, और एक्सकेवेटर्स की तरह वहाँ पे यूज़ होते हैं इन लोग का, इनका यूज़ किया जाता है. दिस इज एज पर द कैग रिपोर्ट. और कैग ने ये भी कहा है कि जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि 2012 से 2017 तक के बीच में मिजोरम के जो एरियाज जो कि बॉर्डर में है म्यांमार के साथ, वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं. तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम अच्छे से काम नहीं कर रहा है इन सम ऑफ द रीजन्स नियर मिजोरम. तो उसके बारे में भी ये रिपोर्ट में बताया गया है. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो बेसिकली बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को कौन अंडरगो करता है? इट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, ओके, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट आता है, जो कि देखता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम. ओके, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन कौन देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट. और डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर. तो ये भी अपने को दिमाग में रखना है. नाउ व्हाट इज दिस बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम? बेसिकली दिस एम्स टू मीट द स्पेशल डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरियाज सिचुएटेड नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर्स.
तो जो ऐसे लोग हैं जो कि बॉर्डर एरियाज में रह रहे हैं या सिचुएटेड नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, तो उनकी क्या नीड्स है या क्या डेवलपमेंट नीड्स है, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए बेसिकली ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको याद रखिएगा, है ना. एंड ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच से काम करता है. सेंटर, स्टेट, बीएडीपी, लोकल स्कीम्स, इन सबको मॉनिटर भी करते हैं. इन सबका कन्वर्जेंस भी होता है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत. और इसको कौन मैनेज करता है? डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, विच इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो आई होप आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली होगी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के रिगार्डिंग. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस. आगे की तरफ मूव करते हैं. यू ओनली नीड वन, तो आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन है. जिसने अकाउंट खुलवाया उसको तो पता ही होगा, है ना. जिसने नहीं खुलवाया वो पढ़ ले. सनस्ट्रोक क्लेम्स 3 लाइफ्स इन केरला. नाउ सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक, इन सब के कारण 3 जिंदगियां गई हैं केरला में. और हीट वेव का बहुत ज़्यादा मेनेस चल रहा है. हीट वेव्स का मेनेस बहुत ज़्यादा चल रहा है. तो लेट मी टेल यू अबाउट हीट वेव्स फ्रॉम आवर ओन वेबसाइट ओनली. मैंने ये चीज़ यूपीएससी विकीपीडिया करके उसमें डाला था. हीट वेव, व्हाट इज हीट वेव? तो आईएमडी यानी कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो हीट वेव्स को कैसे डिफाइन करता है मैं वो बताता हूँ. हीट वेव बेसिकली देखो 2 एरियाज हैं. एक एरिया है हिली एरिया, दूसरा एरिया है आपका माउंटेनियस प्लेन एरिया. एक है माउंटेनियस रीजन और हिली एरियाज, दूसरा है प्लेन रीजन. दोनों के लिए अलग अलग टेम्परेचर रेंज रहती है. फॉर प्लेन एरियाज हीट वेव तब तक नहीं मानी जाती जब तक 40 डिग्रीज तक टेम्परेचर ना पहुंच जाए. हीट वेव तभी स्टार्ट होगा जब 40 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा. दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर फर्स्ट थिंग. इन द प्लेन एरियाज हीट वेव विल बी कंसिडर्ड ओनली व्हेन द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड. इन द हिली एरियाज और इन द माउंटेनियस रीजन हीट वेव तब कंसिडर होगी जब टेम्परेचर राइज हो जाएगा फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड. याद रखिएगा. तो प्लेन एरियाज में जब 40 से ऊपर टेम्परेचर आता है और जो हिली एरियाज है वहाँ पे 30 से ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तो उसको कहते हैं हीट वेव. अब हीट वेव ऐसे भी नहीं कहते कि 40 से ऊपर जाने में ही. एक होती है नॉर्मल हीट वेव, एक होती है सीवियर हीट वेव. जब नॉर्मल से 40 डिग्री से ज़्यादा 5 to 6 डिग्री टेम्परेचर बढ़े, मतलब कि अगर 45 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ गया है, 46 डिग्री हो गया, 5 या 6 डिग्री जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं हीट वेव, नॉर्मल हीट वेव. और जब 7 डिग्री से ऊपर हो जाए, 7 डिग्रीज और मोर हो जाए तो उसको कहते हैं सीवियर हीट वेव. ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हीट वेव पहले 5 to 6 डिग्रीज और अगर 7 डिग्री से ऊपर चला गया तो वो सीवियर हीट वेव होगा. सेम होता है 30 डिग्रीज के ऊपर भी अगर 4 to 5 डिग्री चला जाए और अगर 7 डिग्री तक चला जाए, 6 डिग्री तक चला जाए तो वो सीवियर हीट वेव कहलाएगा. तो ये याद रखिएगा, सारे केसेस याद रखिएगा. एंड यहाँ पे हीट वेव का इम्पैक्ट भी लिखा है मैंने. इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव देखो 3-4 चीज़ें होती है. एक होता है डिहाइड्रेशन, दूसरा हीट क्रैम्प्स, तीसरा हीट एग्जॉशन एंड चौथा हीट स्ट्रोक. ये 4-5 हेल्थ इम्पैक्ट है जो हीट वेव्स के कारण होते हैं. तो ये आप वेबसाइट में आके ऐसा कंटेंट पढ़ते रहा करिए क्योंकि ये सब हम डालते हैं वेबसाइट में और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ जैसे मैंने एक्सप्लेन की हैं. हीट वेव्स आप ढूंढेंगे, रेनफॉल एवरेज, डेफिशिएंट रेनफॉल क्या है, एटीएम के सारे टाइप्स, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे टॉपिक्स आके पढ़ सकते हैं. तो इट इन्वॉल्व्स डिहाइड्रेशन, हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है. हीट वेव्स के बारे में देखो, नॉर्मल याद रखना कि प्लेन में 40 डिग्री से ऊपर और हिली एरियाज, माउंटेनियस एरियाज में 30 डिग्री से ऊपर एक तो 5-6 डिग्री टेम्परेचर जब राइज हो जाएगा तो हीट वेव कहलाएगा और अगर 60 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो सीवियर हीट वेव कहलाएगा. तो ये भी याद रखना दिमाग में, है ना. मंकी फीवर क्लेम्स 1 लाइफ इन केरला. तो मंकी फीवर के बारे में पहले बताती हूँ. ये KFD यानी कि क्यासानूर फॉरेस्ट डिसीज भी कहलाता है. अब क्यासानूर फॉरेस्ट जो है वो आपके कर्नाटका में है, ये भी याद रखिएगा, है ना. और अभी इस समय जो ये फैल रहा है वो केरला में फैल रहा है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट में फैल रहा है, याद रखिएगा. फ्लाईवर्डी फैमिली से बिलोंग करता है. डेंगू फीवर जैसे वो भी है और टिक्स के थ्रू होता है जो कि मंकीज से निकलता है. ओके, पहली बार ये मंकीज में देखा गया था और वहीं से ये ट्रांसमिट भी होता है, इसलिए इसको मंकी फीवर भी कहा जाता है. तो दैट इज द थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर यू रिमेंबर दैट. ओके, आगे मूव करते हैं. वोटिंग इज अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर चेंचूस. तो यहाँ चेंचूस कम्युनिटी का नाम है बेसिकली. चेंचू आर द ट्राइबल पीपल और ये ट्राइबल्स कहाँ कहाँ रहते हैं? ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड उड़ीसा में पाए जाते हैं. तो बेसिकली इनका जो लोकेशन है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ज़रूर याद रखिएगा.
और अगर आपको कोई ऑप्शन ऐसे ऑप्शन आते हैं जिसमें चेंज चूज कहाँ के हैं और ऑप्शन दे दें आंध्र प्रदेश, दो तीन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स दे दें, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ही मेजर कम्युनिटी है और कर्नाटका उड़ीसा। ओके, तो ये आप दिमाग में बैठा रखिए, तो आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चेंज चूज याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के ट्राइबल हैं, बेसिकली आंध्र प्रदेश के ट्राइबल्स हैं, आंध्र प्रदेश आपके उसे। अब यहाँ बेसिकली जो प्रोग्राम चल रहा है वो है सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, स्वीप जिसको बोलते हैं, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, मतलब कि इनको वोटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एजुकेट करना, इनके वोटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इनको अवेयर करना कि आप करो, आपके वोट का कितना महत्व है। ओके, तो ये सारी चीज़ें, और ये जो प्रोग्राम अब स्टार्ट किया जा रहा है ये इट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय और ऑर्गेनाइज्ड बाय सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, STEP, सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, और इसने स्टार्ट किया ये सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन अवेयरनेस प्रोग्राम। ओके, स्वीप, तो ये भी दिमाग में रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं। आर्मीज कार्बिन प्रोक्योरमेंट हेल्ड अप। अब देखो यहाँ पे दो अलग अलग बंदूकों के बारे में बताया जाएगा, दो अलग अलग बंदूकों के बारे में। एक है कार्बिन राइफल्स, CQW क्लोज क्वार्टर कार्बिन राइफल्स, और दूसरी आपको यहाँ पर दी गई है, यहाँ पे है ना, SIG 716 असॉल्ट राइफल, SIG 716 असॉल्ट राइफल्स। तो ये दो राइफल्स हैं, एक तो क्लोज क्वार्टर कार्बिन राइफल्स और दूसरी सिग राइफल्स, असॉल्ट राइफल्स। तो ये पहले तो हम देख लेते कौन कौन सी कंट्रीज़ की हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने एरो बनाया है, तो सिग सॉर ऑफ द US, जो सिग सॉर है US की कंपनी है, और वो बनाएगी आपकी ये सिग असॉल्ट राइफल्स। तो सिग असॉल्ट राइफल्स जो आएंगी वो कहाँ से आएंगी, आने का था वो USA की सिग सॉर नाम की कंपनी है जो कि USA की है। दूसरा जो कार्बिन है उसको कैराकल कार्बिन कंपनी बनाएगी, कैराकल, वो UAE बेस्ड है। तो अगर कार्बिन का से जो कार्बिन असॉल्ट राइफल किस कंट्री से हम लेने वाले हैं, तो वो UAE से लेने वाले हैं, और सिग जो है वो सिग सॉर कंपनी USA की है, तो USA से लेने वाले हैं। अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को कौन हेड करता है, दिस हैज़ ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन UPSC प्रीलिम्स। ये क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स पूछ चुका है कि DAC को कौन हेड करता है। याद रखिएगा, डिफेंस मिनिस्टर हेड्स द DAC। कौन हेड करता है, डिफेंस मिनिस्टर हेड्स द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ये बनाई क्यों गई थी, बेसिकली कि जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट करने के लिए ये बनाई गई थी, उसकी परमिशन फाइनल DAC ही देता है। तो ये सब होने के बाद भी न्यूज़ में ये है बेसिकली कि जो क्लोज क्वार्टर कार्बिन राइफल्स हैं और जो सिग राइफल्स हैं उनको प्रोक्योर करने में डिले हो रहा है, और ये सब डिले हो रहा है जो कि आर्मी की कैपेबिलिटी को बढ़ने नहीं दे रहा है। तो हमको चाहिए कि हम कैपेबिलिटी को बढ़ाएं, है ना। तो याद रखिएगा, कार्बिन राइफल्स UAE, सिग राइफल्स, सिग असॉल्ट राइफल्स USA, और बाकी जो फैक्ट्स DAC के मैंने बताए वो सब याद रखेगा। तो राइजिंग सी लेवल्स टू अफेक्ट वाटर टेबल इन तमिलनाडु। अब देखो सी लेवल राइज हो रहा है, ये तो हमको पहले ही पता है कि हर साल जो है 2 mm एवरी ईयर सी लेवल इज राइजिंग। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, बेसिकली जो सी लेवल राइज होने का इम्पैक्ट क्या होगा, तो एक तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि जो नियर बाय रीजन्स हैं वो डूब सकते हैं, जो नियर बाय लो लाइंग एरियाज हैं वो डूबने लगेंगे, धीरे धीरे ये और ज़्यादा बढ़ेगा और अगल बगल के एरियाज जो हैं वो कैप्चर हो जाएंगे। दूसरा जो इसका इम्पैक्ट है वो ये होगा, बेसिकली जो फ्रेश वाटर है, जो सरफेस फ्रेश वाटर है, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द सलाइन वाटर ऑफ द ओशियंस एंड ऑल। ओके, तो जब ये सी लेवल राइज होगा तो जो फ्रेश वाटर रहेगा उसका वो रिप्लेस हो जाएगा, दैट विल गेट रिप्लेस्ड बाय दिस सॉल्टी वाटर। ओके, तो दैट विल बी अ ह्यूज इम्पैक्ट, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा और इसके कारण बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी होंगे। प्रोटेक्ट ओशन इकोसिस्टम, टैप द ब्लू इकोनॉमी। ओके, अब देखो, अब मैं इतना अच्छा आपको एक डायग्राम में पूरा ब्लू इकोनॉमी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं क्यों करता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ब्लू इकोनॉमी की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ये बड़ा अच्छा डायग्राम लग रहा है, इसको PDF में भी डाल देंगे अपन, है ना। तो ब्लू इकोनॉमी क्या है, बेसिकली एक सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव्ड लाइवलीहुड एंड जॉब्स एंड ओशन इकोसिस्टम हेल्थ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लू इकोनॉमी इज अ सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज। जब आप ओशन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करते हो फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर इम्प्रूव्ड लाइवलीहुड एंड जॉब्स एंड ओशन इकोसिस्टम हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, तो वो कहलाता है ब्लू इकोनॉमी। अब इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी। अब आप पहले तो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करो, ओशन ओटेक एनर्जी बोलते हैं ना, ओटेक एनर्जी, ओशन थर्मल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये एनर्जी,
है ना। फिर फिशरीज का आप डेवलपमेंट करो, तो फिशरीज का डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हो तो वो भी एक तरीके से ब्लू इकोनॉमी का पार्ट है। देन मैरी टाइम ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, गुड्स का जो फ्री मूवमेंट है वो आप इसके थ्रू करने लगो, ओशंस के थ्रू करने लगो। देन टूरिज्म को आप डेवलप करो, ओके, ओशियन एंड कोस्टल टूरिज्म, ये इससे क्या होगा, जॉब्स भी आएंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा, कोस्टल डेवलपमेंट एरियाज भी बनेंगे। देन क्लाइमेट चेंज को रोको, ओशियन में जो सी लेवल राइज कर रहा है तो उनको प्रिवेंट करने के लिए आप ओशंस को मेंटेन रख सकते हो, क्योंकि ओशन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक्स भी होते हैं, सिंक होते हैं ना, कार्बन सिंक होते हैं। देन आप वेस्ट मैनेजमेंट करो, तो लिटर जो है वो ओशंस में ना रहे, ओके, दैट शुड बी द थिंग। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो ये है ब्लू इकोनॉमी। ये वर्ल्ड बैंक का डायग्राम था, ये वर्ल्ड बैंक से लिया है मैंने, और मैं ये आपको आज या तो इंस्टाग्राम पेज पे शेयर कर दूंगा, प्लस मैं आपको ये पीडीएफ में भी प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। सो दैट इज फ्रॉम माई साइड, याद रखिएगा। अब यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी भी लिखा हो तो उसके बारे में भी बता देता हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। तो बेसिकली इट वॉज फाउंडेड ऑन 1 जनवरी 1966 एज वन ऑफ द 37 कंस्टिट्यूएंट लेबोरेटरीज ऑफ CSIR। CSIR की लैब्स में से ये एक था, और ये 1 जनवरी 1966 को बना था। इट्स एन ऑटोनॉमस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया टू अंडरटेक साइंटिफिक रिसर्च एंड स्टडीज ऑफ स्पेशल ओशियानोग्राफिक फीचर्स ऑफ द नॉर्थ इंडियन ओशन। तो याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी 1 जनवरी 1966, CSIR, ओके। एडिटोरियल्स में आते हैं, द फर्स्ट इज ऑन लुकिंग एट द फिजिकल ट्रांसफर्स। तो ये आर्टिकल जो लिखा गया है, बेसिकली ये लिखा गया है कि कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में शेयरिंग होनी चाहिए, जो पैसा शेयर होता है। अभी रिसेंटली आपको पता है कि फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन और 14 फाइनेंस कमीशन बनी थी जब पहले, तो उसने भी शेयरिंग के लिए बनाया था, 42% शेयर के लिए फॉर्मूला बनाया था, है ना। तो ये सब यही उसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है कि क्या है इंपॉर्टेंस फेडरलिज्म का, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कैसे ट्रांसफर होना चाहिए। बेसिकली ऑथर ने कहा है कि लार्ज कंट्रीज शुड बी गवर्नड एफिशिएंटली अंडर द फेडरल स्ट्रक्चर। लार्ज कंट्रीज कुड बी गवर्नड एफिशिएंटली अंडर द फेडरल स्ट्रक्चर। जितनी बड़ी कंट्री होती है उतना अच्छे से वो एफिशिएंटली गवर्न हो सकते हैं अंडर द फेडरल स्ट्रक्चर। ऑथर सेज दैट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज पार्ट ऑफ अवर नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो थी वो पार्ट थी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की भी पार्ट थी, क्योंकि आपको पता है कि हमने कितना लड़ाई किया है फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए भी, हमने कितनी लड़ाई की है ना। ऑथर देन एक्सप्लेन्स व्हाट इज द फिजिकल फेडरलिज्म। ये फिजिकल फेडरलिज्म क्या है एंड क्या इसके मेजर कंसर्न्स है। तो फिजिकल फेडरलिज्म का मतलब ये होता है, इट इज एन इकोनॉमिक काउंटर पार्ट ऑफ पॉलिटिकल फेडरलिज्म। जैसे कि पॉलिटिकल फेडरलिज्म क्या होता है, पावर्स डिवाइड होती है ना बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो उसी तरीके का ये इकोनॉमिक काउंटर पार्ट है पॉलिटिकल फेडरलिज्म का। मतलब कि जो इकोनॉमी है वो किस तरह से डिवाइड होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो फिजिकल फेडरलिज्म इज कंसर्न विद द असाइनमेंट ऑन वन हैंड ऑफ फंक्शंस टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एक तो आप पहले कुछ फंक्शंस को डिवाइड कर दो डिफरेंट लेवल्स के लिए, एंड देन आप उन फंक्शंस को करने के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी एलोकेट कर दो। मतलब कि अगर आपने कुछ फाइनेंशियल काम, कुछ ऐसे इकोनॉमिक काम हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट या डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट को दिए हैं, फिर आप उन कामों को करने के लिए प्रॉपर फिजिकल अरेंजमेंट्स कर रहे हो, यानी प्रॉपर फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर रहे हो, प्रॉपर फाइनेंशियल डिवीजन कर रहे हो, तो वो कहलाता है टोटल फिजिकल फेडरलिज्म। ये कहलाएगा पूरी प्रोसेस फिजिकल फेडरलिज्म। पहले तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एक्स आदमी हो, आपने वाई को कुछ काम दिया है करने के लिए जिसमें कुछ पैसा लगेगा, फिर आपने उसको कुछ पैसे भी दे दिए वो काम करने के लिए, तो ये एक तरह से फिजिकल फेडरलिज्म है, क्योंकि आपने वो काम डिवाइड कर लिया और उस काम को करने के लिए उसको पैसे भी दे दिए, तो ये कहलाएगा फिजिकल फेडरलिज्म। ठीक है। Now it is generally believed that the central government must provide national public goods that render national services to the entire population. A typical example cited is defense. Sub-national governments are expected to provide goods and services whose consumption is limited to their own jurisdiction. देखो क्या है, बेसिकली काम अलग अलग लेवल करते हैं, अलग अलग लेवल जब काम करते हैं तो उनको करने के लिए उनको रिसोर्सेज चाहिए। सेम होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स भी काम करती हैं। स्टेट्स क्या करते हैं, बेसिकली जो सेंटर की स्कीम है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करती हैं। अब उन स्कीम्स को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उनको पैसे चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, वो पैसा आएगा थ्रू द फिजिकल फेडरलिज्म। वो पैसा कैसे आएगा, जब ये फाइनेंस कमीशन या कुछ इस तरह का मैकेनिज्म है जो कि बोलता है कि पैसा ट्रांसफर करो। जो 42% है बेसिकली क्या है, जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं सेंटर लेवल पे, जो पूरे एट द कोर लेवल सेंटर लेवल पे जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं उसका शेयरिंग होता है। 42% जो है वो स्टेट्स को शेयर किया जाता है। फिर अलग अलग स्टेट्स में भी अलग अलग फार्मूलाज लगाए जाते हैं कि कौन ज़्यादा बैकवर्ड है, कौन ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल करके रखा हुआ है, कहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, कहाँ ज़्यादा लोग ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो बेसिकली ये टैक्स असाइनमेंट होता है
और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिस्कल फेडरलिज्म की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है कि कितना शेयर करना चाहिए, कितना शेयर करना चाहिए, किस मैकेनिज्म से शेयर करना चाहिए। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन द फिस्कल फेडरलिज्म। तो वही चीज़ है, ये ऑथर ने भी यही बोली है। ये जो बिगेस्ट क्वेश्चन है वो यही है, फर्स्ट टू डिटरमाइन द टोटल ट्रांसफर दैट नीड टू बी मेड। जो दो प्रॉब्लम मेजर यही है कि पहला, व्हाट इज द टोटल ट्रांसफर दैट नीड्स टू बी मेड, कितना टोटल ट्रांसफर होना चाहिए। सेकंड, कि वेदर ऑल ट्रांसफर मस्ट बी डन बाय फाइनेंस कमीशन अलोन और नॉट। तो देखो कितना ट्रांसफर होना चाहिए। दूसरा चीज कि क्या सारा ट्रांसफर फाइनेंस कमीशन ही बताएगा, मतलब कि क्या केवल और केवल फाइनेंस कमीशन को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो कि फिस्कल फेडरलिज्म पता करेंगे कितना ट्रांसफर करना है। तो ये दो क्वेश्चन जो है वो बिगेस्ट प्रॉब्लम्स भी हैं और बिगेस्ट क्वेश्चंस भी हैं इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ द डे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में। फिर ऑथर ने आगे ये भी बोला है कि जो एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सेस और सरचार्ज को आप ट्रांसफर नहीं करते हो। ऑथर ने कहा कि आज के टाइम में सेस और सरचार्ज बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। हर अलग अलग चीज़ के लिए आपने देखा होगा, फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए सेस हो रहा है, एजुकेशन के लिए सेस हो रहा है, देन आपका स्वच्छ भारत के लिए सेस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट करते जा रहे हो, लेकिन आप ये ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो, ये आप शेयर नहीं करते हो विद द स्टेट्स, एंड वो सारे इंप्लीमेंट्स स्टेट्स लेवल पे ही होते हैं। तो ऑथर ने कहा कि 42% जो आपने शेयर फिक्स किया है तो दैट इज़ वेरी गुड, बट दैट शुड इंक्लूड सेस एंड सरचार्जेस एज वेल। तो ये ऑथर का सजेशन भी है। हमने देख लिया कि फिस्कल फेडरलिज्म क्या है, हमने देखा कि क्या प्रॉब्लम्स है, बेसिकली जो मेजर क्वेश्चन है वो क्या है, और फिर ऑथर ने जो सजेस्ट किया वो भी हमने देख लिया। तो ये भी आप दिमाग में रखिए, अगर आपको लिखने के लिए आता है तो आप इसको ज़रूर लिखिए। पैरेलल ट्रैक्स ऑन ट्रेड टाइज, बेसिकली इंडिया यूएस के बीच में जो अभी ट्रेड डिस्प्यूट काफ़ी चल रहा है उसके बारे में है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि यूएसए ने विड्रॉ कर लिया है जीएसपी, यानी कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। तो जीएसपी है क्या देख लेते हैं। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस बेसिकली ये यूएसए का ट्रेड एक्ट आया था 1974 में। यूएसए ट्रेड एक्ट, देखो जो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको बिल्कुल दिमाग में नोट कर लो, इसको कॉपी में नोट कर लो, इसको याद करके बैठे रहो, क्योंकि जब जीएसपी पे क्वेश्चन आएगा ना, ये आप आज मेरी बात नोट करके लिख लो, जीएसपी पे क्वेश्चन आएगा, उसका पहला स्टेटमेंट ही यही रहेगा कि दिस इज एज पर द यूएसए ट्रेड एक्ट ऑफ 1976। वो 1976 बोल देगा, वहां पे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूएसए का जो ट्रेड एक्ट है वो 1974 का है, लेकिन इंडिया को जो बेनिफिट मिल रहा है वो 1976 से मिल रहा है। तो ये दिमाग में रखना कि जीएसपी का बेनिफिट इंडिया कब से ले रहा है, स्टेटस कब से मिला है, 1976 से, लेकिन वो एक्ट कब का है, वो एक्ट 1974 का है। तो यूपीएससी क्या करेगा, यूपीएससी इन दोनों को इंटरमिक्स कर देगा इन द स्टेटमेंट्स, एंड देन वहां पे आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी सही करने में। तो ये दिमाग में रखिएगा। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होता है, जो बहुत सारे टैरिफ्स उससे हटा दिए जाते हैं, तो वहाँ के प्रोडक्ट सस्ते दिखाई देते हैं और फिर वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स के लिए है ये। अब जीएसपी से इंडिया ने कहा कि ठीक है, जीएसपी का जो विड्रॉल हुआ उससे हमको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ओके, तो पहला तो ये देख लेते हैं कि जीएसपी हटाया क्यों। तो जीएसपी हटाने का जो मेजर रीज़न था, पहला तो एफडीआई नॉर्म्स में चेंज किया आपने। दूसरा, डाटा लोकलाइजेशन आपने मांगा, जिसके कारण की जो यूएसए की कंपनीज थी उनको दिक्कत होने लगी, वॉलमार्ट को दिक्कत हो रही थी बिकॉज ऑफ द एफडीआई नॉर्म्स। दूसरा कि आपको जो आपकी जो यूएसए की जो अदर कंपनीज थी उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ द डाटा लोकलाइजेशन, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको एक लोकल डेटा सेट भी बनाना पड़ेगा, लोकल डेटाबेस बनाना पड़ेगा, तो इससे उनको ज़्यादा पैसा लग रहा था और उनकी इंटरफेरेंस भी हो रही थी। तो ये दूसरा रीज़न था। तीसरा रीज़न जो है कि वहाँ की इंडस्ट्रीज़ ये बोल रही हैं कि जो डेयरी सेक्टर है, देखो वहाँ का डेयरी सेक्टर बहुत ज़्यादा खुश नहीं है हमसे। देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, complained by the dairy industries that India is not offering equitable and reasonable access to its market। तो डेयरी इंडस्ट्रीज को हम बहुत ज़्यादा एंट्री नहीं दे रहे थे। डाटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स फिर हमने बोले। तो ये सारी चीज़ें जो थी बेसिकली ये चीज़ें हैं जो कि जीएसपी को विड्रॉ करने के लिए थी। तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या रीजंस थे। पहला तो वॉलमार्ट में एफडीआई इशू जो था वो। दूसरा, जो सोशल मीडिया साइट्स थी उनको बोला गया कि आपको डाटा लोकलाइजेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लोकल डेटाबेस बनाना पड़ेगा, जिस कारण कि वो खुश नहीं थे। हमें जो ये आपके फेसबुक और गूगल ये सब लोग थे ये खुश नहीं थे। थर्ड रीज़न जो था वो डेयरी इंडस्ट्रीज से लोग खुश नहीं थे। दे वर सेइंग दैट डेयरी इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर नॉट ऑफरिंग इक्विटेबल एंड रीजनेबल एक्सेस टू इट्स डेयरी मार्केट। तो ये तीन रीजंस थे बेसिकली। अब हमने कहा कि हमको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि $190 मिलियन का ही हम एक्सपोर्ट का फ़ायदा उठा रहे थे। बट ऑथर का ये कहना है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्राइस सेंसिटिव हैं और जीएसपी के बेनिफिट्स हटने के बाद वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, जैसे कि फूड, लेदर प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, टाइल्स, हैंड टूल्स, इंजीनियरिंग टूल्स, साइकिल एंड मेड अप, ये सारी चीज़ों में हमको और ज़्यादा दिक्कत होगी।
तो ये सब ऑथर ने कहा है कि यहाँ पे और ज़्यादा दिक्कत होगी, जितना आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा दिक्कत होगी. दिस इन्फॉर्मेशन इज एवरीवेयर इन इंडिया. बेसिकली दिस इज ऑन द आर्टिकल, दिस आर्टिकल इज ऑन द फेक न्यूज़. ओके, डिस इन्फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन का डिस्टॉर्टेड वर्जन डिस इन्फॉर्मेशन कहलाता है. ठीक है ना. अब ऑथर सेज दैट in a brand new survey of English language internet users in India conducted by University of Oxford, their groups have found that majority of the respondents are concerned with whether the news they come across online is real or fake. तो बहुत सारी चीज़ें ये दिक्कत है कि इंडिया में आज यही नहीं पता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ट्रू है, कौन सी इन्फॉर्मेशन फॉल्स है, फेक है, कौन सी रियल इन्फॉर्मेशन है, कौन सी फॉल्स है, कौन सी फेक है. Author says there has been a huge circulation of fake news after the पुलवामा अटैक. पुलवामा अटैक के बाद ही बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ चली, और फेक न्यूज़ सिर्फ पुलवामा में नहीं चलती, बहुत जगह चल रही. लिंचिंग के बहुत सारे कारण फेक न्यूज़ के कारण हुए हैं. आपने देखा है कि जब जो गूगल के इंजीनियर्स थे उनको बच्चा उठाने वाला बोल के उनको लिंच कर दिया गया. फिर आजकल जो ये इंटरनेट इतना फ्री है ना, दैट शुड ऑल्सो नॉट हैव बीन द केस. अगर इंटरनेट इतना फ्री रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, लोग इतना फ्री हैं कि कुछ ना कुछ तो लिखना ही है. कुछ ना कुछ लिखने में चक्कर में वो फेक न्यूज़ भी लिख देते हैं, है ना. ये सारी चीज़ें हैं. Author says that social media and messaging apps are at the heart of disinformation problems that India faces. जैसे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, फेसबुक चल रहा है, यहाँ पे ये सबसे बड़े हार्ट पे है एट द डिसइन्फॉर्मेशन. स्पेशली व्हाट्सएप का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है. बहुत जल्दी फॉरवर्ड हो जाता है मैसेज और बहुत जल्दी ट्रांसफर हो रही है न्यूज़. नाउ ऑथर सेज दैट ट्रेडिशनल मीडिया इज ऑल्सो नॉट वेरी फार फ्रॉम सोशल मीडिया इन स्प्रेडिंग दिस मिस इन्फॉर्मेशन. कि ट्रेडिशनल मीडिया भी अब बहुत दूर नहीं रही है सोशल मीडिया से, वो भी अब उसी के आसपास ही कहीं घूम रही है. वहाँ पर भी शुरू हो चुकी है सारी दिक्कतें, है ना. अब what can be done to stop this spread of fake news? तो सोशल मीडिया कंपनीज शुड टेक स्टेप्स टू कर्व द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़. सोशल मीडिया साइट्स को पहले तो कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सबको थोड़ा सर्वेलेंस रखना चाहिए. ऑनलाइन सर्वेलेंस ऑफिसर्स रखने चाहिए ताकि ये सब फेक न्यूज़ का जो जनरेशन है उसको कंट्रोल कर सकें. देन पॉलिटिकल पार्टीज शुड रेजिस्ट फ्रॉम डूइंग सो एंड इलेक्शन कमीशन शुड कीप अ क्लोज वॉच ऑन दिस. तो पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा फोटोज़ को एडिट करके उसको स्प्रेड करते हैं, स्पेशली जब इलेक्शन का टाइम चल रहा है. तो इलेक्शन कमीशन को भी इनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए. देन इंडियन न्यूज़ मीडिया शुड ट्राई टू विन बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल. सबसे बड़ी बात दिक्कत ये है कि जो इंडियन मीडिया है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहा है लोगों को, और वो जीतने की अब जरूरत है ना. यहाँ पे साइलेंट मेजॉरिटी एक टर्म है, साइलेंट मेजॉरिटी. बेसिकली साइलेंट मेजॉरिटी रिफर्स टू अ परसीव्ड लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट मेक देयर व्यूज नोन इन पब्लिक. ऐसे ज़्यादा लोग, ऐसे बहुत ज़्यादा लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, इट्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने व्यूज़ पता नहीं चलने देते. मतलब जिनका आप ये नहीं गेस कर सकते कि ये किसकी साइड है, ये आइदर ए साइड है कि बी साइड है कि सी साइड है. गेस, यू विल कीप गेसिंग बट दे विल नॉट देयर व्यूज नोन इन पब्लिक. तो ये कहलाती है साइलेंट मेजॉरिटी, बिकॉज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, एंड ये कहलाएगी साइलेंट मेजॉरिटी. Now let's move to the next पेज. आगे की तरफ मूव करते हैं. और यहाँ पे रनिल लेज द फाउंडेशन ऑफ ऑयल रिफाइनरी. तो रनिल विक्रमसिंघे ने हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका का पोर्ट है जिसको 99 ईयर्स के लिए लीज पे दिया है चाइना को. याद रखिएगा, हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज पे दिया गया है चाइना को. और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका हम्बनटोटा, जो टाउन ऑफ हम्बनटोटा इन द श्रीलंका. यहाँ पे ओमान की मदद से अभी स्टार्ट किया, एक ऑयल रिफाइनरी स्टार्ट की है श्रीलंकन प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे के लिए. ये याद रखिएगा, ओमान ने स्टार्ट की है, ओमान के साथ मिलकर स्टार्ट किया. ओके, दैट इज द थिंग. यहाँ पे रजत गुप्ता का नाम आया, तो एक बार बता दें तो रजत गुप्ता के बारे में. ही हैज़ रिटन अ बुक माइंड विदाउट फियर. अगर आपसे कोई पूछे कि ये माइंड विदाउट फियर बुक किसने लिखी है, तो रजत गुप्ता ने लिखी है. एंड रजत गुप्ता वॉज द एक्यूज्ड ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग इन यूएसए एंड ही वॉज पनिश्ड फॉर द सेम. ही रोट द बुक माइंड विदाउट फियर. रजत गुप्ता इनसाइडर ट्रेडिंग का एक्यूज था. ये इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? सपोज यू आर वर्किंग इन अ कंपनी ना, अगर आप उस कंपनी की अच्छी खासी बड़ी पोस्ट पे हैं, देन यू मस्ट बी हैविंग द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपनी. आपको उस कंपनी की इनसाइड इन्फॉर्मेशन पता होगी ना. सपोज इफ़ यू यूज़ दैट इनसाइड इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है, अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके उसको अपने बेनिफिट के लिए या अपने परिवार के बेनिफिट के लिए यूज़ करते हो, सपोज ट्रेडिंग के लिए आप यूज़ करते हो, तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं. मतलब कि अगर आपको अपनी कंपनी के अंदर की बातें पता है और आप उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके उसका यूज़ अपने इकोनॉमिक गेन के लिए करो, तो वो कहलाएगा इनसाइडर ट्रेडिंग. बेसिकली रजत गुप्ता माइंड विदाउट फियर, इंपॉर्टेंट बुक है, याद कर लेना इसको, है ना. गेटिंग अ पीस ऑफ रियलिटी ऑन पेपर. बेसिकली ये रीट के ऊपर है. व्हाट इज रीट? रीट का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. याद रखिएगा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट.
अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है बेसिकली इट्स अ व्हीकल दैट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन वेरियस प्रोजेक्ट्स। जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, जो रियल एस्टेट के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है बेसिकली, उनके ऊपर आप इन्वेस्ट करना अगर आप चाहते हो तो एक स्पॉन्सर होता है इसमें, जो कि बेसिकली वो सारी चीज़ें आपको देख, जैसे कि होता है ना डीमैट अकाउंट का ही यूज़ किया जाता है। और रीट में आपको इन्वेस्ट करना तो एक स्पॉन्सर रहेगा जो अलग अलग रियल एस्टेट के जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे पेपर वर्क पूरा हैंडल करेगा, वो स्पॉन्सर पूरे पेपर वर्क को हैंडल करेगा और आप फिर रियल एस्टेट के जो कमर्शियल सेक्टर है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली इट्स गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू यू टू ओन यूनिट्स ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट। तो कमर्शियल रियल एस्टेट में आप यूनिट्स को ओन कर सकते हो। ओके, आप एक शेयर होल्डर बन सकते हो बेसिकली कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में। यू कैन बिकम अ शेयर होल्डर इन द कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर, याद रखिएगा। ओके, अब ये बेनिफिट क्या है बेसिकली, तो बेनिफिट ये है इट्स लाइक एन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इक्विटी की जैसे है। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, जो कि आप कमर्शियल रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और कमर्शियल रियल एस्टेट में आप डीमैट के थ्रू ज़्यादा कमा सकते हो, मतलब कि दैन द रेसिडेंशियल, क्योंकि क्या होता है रेंट जो होता है इसमें रेंटल डिवाइड होता है। जो कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, सपोज देयर इज अ कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, अब उस प्रोजेक्ट से रेंट मिलेगा। अब कमर्शियल रियल एस्टेट का जो रेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है दैन योर रेसिडेंशियल रेंट। ओके, तो कमर्शियल रेंट ज़्यादा रहता है और ये पूरा सारे शेयर होल्डर्स में शेयर होता है, मतलब कि 90% जो उसमें रेंट मिलेगा वो पूरा शेयर होल्डर्स में शेयर किया जाएगा। केवल 10% जो रहेगा जो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बड़े आसान तरीके से आप इन्वेस्ट कर लोगे, यू विल हैव योर शेयर इन द कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर। और उसमें फिर जैसे ही उसका रेंट कलेक्ट होगा जो कि ज़्यादा भी रहता है देन द रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, वो आपको ट्रांसफर किया जाएगा, वो आपको शेयर किया जाएगा। तो 90% जो रेंट रहता है, रेंटल इनकम रहती है, वो शेयर होल्डर्स में आप ट्रांसफर करते हो एंड देन केवल 10% बिजनेस पर्पज में यूज़ करते हो। रीट इन इंडिया इज एट नेसेंट स्टेज एंड अभी नेसेंट स्टेज पे है इंडिया में इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और करने की ज़रूरत भी है। फिर कल आईपीएल में आपने ऋषभ पंत की बैटिंग अगर नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा। ही प्लेड ब्रिलियंटली, 78 रन्स 27 बॉल्स, ग्रेट मैच है ना। फिर लास्ट न्यूज़ आई थिंक यहाँ पे है, 36-year-old Kenyan wins 1 million best teacher prize. अब a maths and physics teacher, he is the maths and physics teacher from secondary school in remote village in Kenya. He has won $1 million global teacher prize for 2019. तो global teacher prize अगर आपसे कोई पूछे किसको मिला है तो याद रखिएगा पीटर टबीशी। ओके, पीटर टबीशी हैज़ won this prize and केन्या के टीचर हैं, $1 मिलियन इनको ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है। सो दैट इज इट फ्रॉम द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस एंड कीप enjoying our videos जैसा कि आप करते हो। प्लीज़ कीप टेलिंग अस। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस